हेलो दोस्तों, माहिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अकबर के शासनकाल में मनसब व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक शक्तिशाली सेना के बिना अकबर न अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न उस पर नियंत्रण रख सकता था। इस उद्देश्य के कारण उसके लिए अपने अमीर वर्ग को और अपनी सेना को भी संगठित करना आवश्यक था। अकबर ने यह दोनों उद्देश्य मनसबदारी व्यवस्था के सहारे पूरे किए। इस व्यवस्था में हर अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था मुगलों के एक प्रकार की नागरिक सेवा प्रदान करती थी। मनसब का शाब्दिक अर्थ पदवी, गौरव या प्रतिष्ठा है। इरविन के अनुसार मनसबदारी व्यवस्था का अभिप्राय पदों में क्रम स्थापित करना तथा वेतन निर्धारित करना था। यह मनसबदार नागरिक और सैनिक दोनों विभाग में होते थे। सबसे कम मनसब 10 का और सबसे अधिक 5000 का था। शाही परिवार के शहजादे इससे अधिक का मनसब पाते थे। अकबरी दौर के अंतिम भाग में सबसे ऊंचे मनसब को 5000 से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया और साम्राज्य के दो प्रमुख कुलीनों अर्थात मिर्जा अजीज कोका और राजा मानसिंह को 7000 के मनसब दिए गए थे। अकबर के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। तो दोस्तों, अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और शासन तंत्र को मजबूत करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था का विस्तार किया। इसके लिए उसने अपने अधिकारियों को मनसब दिए और ये मनसब एक तरीके के ओहदे होते थे, एक तरीके के पद होते थे। और दोस्तों, ये जो मनसब के पद होते थे ये 10 से लेकर 5000 तक के बीच में होते थे, लेकिन अकबर के शासनकाल में अकबर ने इसको 5000 से बढ़ाकर 7000 कर दिया। और अकबर ने ये 7000 के मनसब किसी विशेष शाही परिवार को दिए, जैसे मिर्जा अजीज कोका और राजा मानसिंह को। और इस तरीके से आगे चलकर अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था का विकास हुआ। 1594-95 में मनसबों को दो भागों में बांट दिया गया, जात और सवार। जात शब्द का अर्थ व्यक्तिगत है। इसमें एक व्यक्ति के निजी पद का और उसे देय वेतन का निश्चय किया जाता था। सवार से संकेत मिलता था कि एक व्यक्ति को कितने घुड़सवार रखने हैं। जिस व्यक्ति से उतना ही सवार रखने की आशा की जाती थी जितना उसका जात का मनसब था, तो उसे उन सब की पहली श्रेणी में रखा जाता था। अगर वह उससे आधे या आधे से अधिक सवार रखता था तो दूसरी श्रेणी में आता था, और अगर आधे से कम सवार रखता था तो तीसरी श्रेणी में रखा जाता था। इस तरह मनसब में 3 श्रेणियाँ होती थी। किंतु ब्लैकमैन के अनुसार जात का अर्थ सैनिक की उस संख्या से है जो मनसबदार को अपने पास रखनी चाहिए थी, तथा सवार का अर्थ था सैनिक की वह संख्या जो वास्तव में वे अपने पास रखते थे। तो दोस्तों, अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया गया, जात और सवार। और दोस्तों, जो जात पद होता था वो व्यक्तिगत पद होता था और उससे निर्धारित होता था कि उस मनसबदार को कितना वेतन देना है। और जो सवार पद था उससे पता चलता था कि कोई मनसबदार अपने पास कितने घुड़सवारों को रख सकता है। और दोस्तों, इनको भी 3 भागों में बांट दिया गया। यदि कोई व्यक्ति अपने जात के मनसब के अनुसार घुड़सवार रखता है तो उसको पहली श्रेणी में रखा जाता था। अगर कोई आधे घुड़सवार रखता है उसके जात के अनुसार के, तो उसको दूसरी श्रेणी में रखा जाता था। और कोई यदि आधे से भी कम रखता था तो उसको तीसरी श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन दोस्तों, विद्वान ब्लैकमैन का मानना है कि जात का अर्थ ये था कि किसी मनसब को अपने पास कितने घुड़सवार रखने हैं, तो वहीं सवार का अर्थ ये था कि उसके पास कितने घुड़सवार थे। और इस तरीके से इन्होंने इस व्यवस्था में भेद प्रकट किया है। अमीरों द्वारा भर्ती किए गए सवार अनुभवी हो और उनके घोड़े उम्दा हो, यह सुनिश्चित करने का बहुत प्रयास किया जाता था। इसके लिए सैनिक का एक विवरण रखा जाता था और उसके घोड़े पर शाही निशान बनाया जाता था। हर मनसबदार को अपने दस्ते को समय समय पर निरीक्षण के लिए इसी काम के वास्ते बादशाह द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के सामने लाना पड़ता था। घोड़ों का सावधानी से निरीक्षण किया जाता था और सिर्फ अरबी इराकी नस्ल के उम्दा घोड़ों को रखा जाता था। दोस्तों, अकबर के काल में यह भी सुनिश्चित किया जाता था कि जो सवार घोड़े रख रहे हैं वो अच्छे किस्म के हो, और साथ ही साथ उन सवारों के चेहरों का भी विवरण रखा जाता था और उनके घोड़ों पर एक शाही निशान लगाया जाता था ताकि उनकी गुणवत्ता का पता चल सके। और इन कार्य के लिए सम्राट ने कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था। और कहा जाता है केवल अरबी और इराकी नस्ल के घोड़ों को सबसे अच्छा घोड़ा माना जाता था और उनको अपने पास रखा जाता था। हर एक मनसबदार को हर 10 सवारों के पीछे 20 घोड़े रखने पड़ते थे। यह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुहिम के दौरान घोड़ों को आराम देना पड़ता था तथा युद्ध के समय घोड़ा घायल हो सकता था।
केवल एक घोड़े वाले सवार को सिर्फ आधा सवार माना जाता था। जब तक 10-20 के इस नियम का पालन किया जाता रहा, मुगल सवार सेना युद्ध कुशल बनी रही। तो दोस्तों, मनसबदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने 10 सवारों के पीछे 20 घोड़े रखेंगे, क्योंकि बड़े बड़े युद्धों में एक घोड़े से काम नहीं चलता था। इसलिए एक घोड़े वाले सवार को आधा सवार माना जाता था। और माना जाता है कि जब तक इस नियम का पालन होता रहा, तब तक जो मुगल सेना थी वो युद्ध कुशल में माहिर बनी रही। इस बात का प्रबंध किया गया कि कुलीनों के दस्ते मिश्रित हो, अर्थात मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत सभी समूहों से भर्ती किए जाए। इस तरह अकबर ने कबीलावाद की शक्तियों को कमज़ोर करने का प्रयास किया। दस्तों में सवारों के अलावा तीरंदाजों, खंदक खोदने और सुरंग बिछाने वालों को भी भर्ती किया जाता था। बंदूकची पैदल सेना के महत्वपूर्ण अंग थे, और जब बंदूक का महत्व बढ़ा तो बंदूकचियों का अनुपात भी बढ़ा। वेतन अलग अलग थे। एक सवार का औसत वेतन 20 रुपये प्रति माह था। ईरानियों और तुरानियों को राजपूतों और हिंदुस्तानियों से अधिक वेतन दिया जाता था। एक पैदल सैनिक लगभग 3 रुपये प्रति माह पाता था। सैनिकों को देय वेतन एक मनसबदार के निजी वेतन में जोड़ दिया जाता था, जिसकी अदायगी के लिए उसे एक जागीर दी जाती थी। कभी कभी मनसबदारों को नकद वेतन भी दिया जाता था। तो दोस्तों, अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था की एक विशेषता ये भी थी कि इसने हर वर्ग के, हर कबीले के लोगों को जो है अपने मनसब में शामिल किया। और इसके सवारों में तीरंदाजों, खंदक खोदने वाले, सुरंग बिछाने वाले, बंदूकची सभी शामिल थे। और दोस्तों, मनसबदारों को वेतन का भुगतान 2 रूप में किया जाता था, या तो नकद या फिर जागीरें देकर। जागीरों से जो आय प्राप्त होती थी वो मनसबदार अपने सवारों को भी देता था वेतन के रूप में। 500 जात से नीचे के पद वालों को मनसबदार, 500 से लेकर 2500 तक वालों को अमीर तथा 2500 या उससे अधिक वालों को अमीर उम्दा या उम्दा आजम कहा जाता था। लेकिन कभी कभी तीनों ही श्रेणियों के लिए मनसबदार शब्द का प्रयोग हुआ है। इस वर्गीकरण के आधार पर एक अमीर या अमीर उम्दा अपनी सेवा में एक मनसबदार या अमीर को रख सकता था, पर एक मनसबदार ऐसा नहीं कर सकता था। 5000 की श्रेणी वाला 500 जात तक के एक मनसबदार को सेवा में रख सकता था, तथा 4000 की श्रेणी वाला 400 जात तक के मनसबदार को रख सकता था, आदि। तो दोस्तों, जातों के आधार पर इन मनसबदारों में भी कुछ विभाजन था। जिनके पास 500 जात थे उनको मनसबदार माना जाता था, जिसके पास 500 से अधिक थे और 2500 तक थे उनको अमीर माना जाता था, और जिसके पास 2500 से ज़्यादा थे उनको अमीर उम्दा और उम्दा आजम कहा जाता था। और दोस्तों, ये जो अमीर होते थे और अमीर उम्दा होते थे, ये अपने नीचे भी मनसब रखते थे। व्यक्तियों को कम मनसब देकर उनकी योग्यता और बादशाह की कृपा दृष्टि के आधार पर धीरे धीरे तरक्की दी जाती थी। दंड स्वरूप किसी व्यक्ति का मनसब घटाया भी जा सकता था। बर्नियर के अनुसार सम्राट उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार सम्माननीय बना देता था या अपमानित कर नष्ट कर देता था। मनसबदार को अपने वेतन में से अपने निजी खर्च पूरे करने के अलावा निर्धारित संख्या में घोड़े, हाथी, बोझ ढोने वाले पशु और गाड़ियाँ रखनी पड़ती थी। गुणवत्ता के आधार पर घोड़ों को 6 और हाथियों को 5 श्रेणियों में बांटा गया था, तथा उनकी संख्या और गुणवत्ता का निर्धारण सावधानी से किया जाता था। तो दोस्तों, छोटा मनसबदार भी ऊंचे पद प्राप्त कर सकता था। इसके लिए भी 2 तरीके थे। एक तो वह अपने योग्यता के दम पर जो है ये कर सकता था, दूसरा अगर बादशाह उसको और ज़्यादा मनसब देकर उसकी पदों में उन्नति कर दे। लेकिन साथ ही साथ बादशाह उनके पदों को घटा भी सकता था। विद्वान बर्नियर कहते हैं कि ये सब कुछ बादशाह के हाथ में था कि वो किसी भी मनसब की जो पदों में है उन्नति कर सकता था या फिर उसको हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। और दोस्तों, इन मनसबदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वो अपने पास अच्छे किस्म के घोड़े, हाथी और बोझ ढोने वाले पशु रखे। इसीलिए जो घोड़े की किस्में हैं उनको भी 6 भागों में बांट दिया गया था, और हाथियों की भी जो किस्में हैं उसको भी 5 श्रेणियों में बांट दिया गया था। और सम्राट द्वारा इनकी गुणवत्ता का सावधानी से निरीक्षण किया जाता था। इसका कारण यह था कि उम्दा नस्ल के घोड़ों और हाथियों को बहुत महत्व दिया जाता था और उन्हें युद्ध तंत्र के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य माना जाता था। इन खर्चों को पूरा करने के लिए मुगल मनसबदार को बहुत अच्छा वेतन दिया जाता था। 5000 के एक मनसबदार को प्रति माह 30,000, 3000 वाले को 17,000 और 1000 वाले को 8,200 रुपये दिए जाते थे। इन वेतनों का मोटे तौर पर चौथाई भाग यातायात के दस्तों पर खर्च होता था। तो दोस्तों, अच्छी किस्म के घोड़ों और हाथियों को जो है युद्ध के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, इसलिए इनकी नस्लों पर बल दिया जाता था और इनके रख रखाव के लिए मनसबदारों को वेतन भी उसी हिसाब से दिया जाता था।
और उनसे उपेक्षा की जाती थी कि वो दिए गए वेतन का चौथाई भाग जो है यातायात के दस्तों पर खर्च करे। अकबर ने घुड़सवारों के एक बड़े दस्ते को अपना अंगरक्षक बना रखा था। उसके पास घोड़ों का एक बड़ा अस्तबल था। उसके पास शरीफ सैनिकों का एक दस्ता भी था। ये लोग अहदी कहलाते थे। ये कुलीन वंशी होते थे जिनके पास सैनिक टुकड़ी खड़ी करने के साधन नहीं थे या फिर जिन्होंने बादशाह को प्रभावित कर लिया था। उन्हें 8 से 10 घोड़े रखने की अनुमति थी और वे प्रति माह लगभग 800 रुपये का भारी वेतन पाते थे। यह सिर्फ बादशाह के आगे जवाबदेह और उनका विवरण रखने के लिए एक अलग व्यक्ति होता था। अकबर घोड़ों और हाथियों का बहुत शौकीन था। उसके पास एक शक्तिशाली तोपखाना भी था। तोपों में अकबर की खास दिलचस्पी थी। उसने ऐसी तोपें बनवाई थी जिनको हाथियों या ऊँटों पर लादा जा सकता था। तो दोस्तों, अकबर के पास एक व्यक्तिगत घुड़सवारों का दस्ता था जो उसका एक अंगरक्षक के रूप में कार्य करता था। और इन लोगों को आदी कहा जाता था क्योंकि ये कुलीन वंशी होते थे और इनके पास सैनिक टुकड़ी रखने का जो है साधन नहीं होता था। लेकिन इनको अकबर जो है लगभग 800 रुपये प्रति महीना देता था और इनसे उपेक्षा की जाती थी कि ये कम से कम 8-10 घोड़े अपने पास रखे। और ये लोग जो है केवल बादशाह के प्रति ही जवाबदेह होते थे। तो दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अकबर के पास तोप खाने भी थे और उसने ऐसी तोपों का निर्माण करवाया था जिसको आसानी से हाथियों और ऊँटों पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सके। अकबर के शासनकाल में कोई मनुष्य केवल जन्म या परिवार के आधार पर किसी विशेष मनसब पर अधिकार नहीं जमा सकता था। एक 5000 मनसबदार का पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने पर ही 5000 मनसबदार नहीं बन जाता था। सतीश चंद्र के अनुसार किसी सरदार के लड़के को राजा की नौकरी में जाना किसी बाहर वाले की अपेक्षा सरल था। मुगल सम्राट अच्छे परिवार में जन्म लेना एक महत्वपूर्ण गुण मानते थे, किंतु गुण और शिक्षा तो और भी अधिक महत्वपूर्ण थे और तुच्छ परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते थे और उन्होंने प्राप्त किए भी। तो दोस्तों, अकबर के शासनकाल में यदि कोई 5000 मनसब वाला व्यक्ति मर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि अब उसके पुत्र को जो है 5000 मनसब प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता था, बल्कि उसके पुत्र को जो है एक छोटा मनसब दिया जाता था और आशा की जाती थी कि वो अपने योग्यता के बल पर 5000 मनसब जो है प्राप्त कर सके। इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं कि किसी राजघराने में पैदा हुए व्यक्ति का राजा की सेवा में जाना आसान था क्योंकि मुगल शासक एक अच्छे परिवार में जन्म लेने को एक महत्वपूर्ण गुण मानते थे। लेकिन यह मुगल बादशाह योग्यता और शिक्षा पर भी बल देते थे, इसीलिए कोई भी साधारण व्यक्ति एक छोटे पद से बहुत ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार किसी मनसबदार के मरने के बाद उसके पुत्र को अपने पिता की उपाधि, स्थान, संपत्ति और पद प्राप्त नहीं होते थे, जबकि कानून के अनुसार जब कोई मनसबदार मर जाता तो उसकी सारी संपत्ति सम्राट जब्त कर लेता था। सर थॉमस रो ने अलंकारिक तौर पर कहा है कि मनसबदार के मरने के बाद उनकी संपत्ति सम्राट के पास इस प्रकार चली जाती है जैसे नदियाँ समुद्र में मिल जाती हो। बर्नियर के अनुसार सम्राट द्वारा उसकी विधवा के लिए थोड़ी संपत्ति और पेंशन पोषण वृत्ति के रूप में दी जाती थी। तो दोस्तों, अगर कोई मनसबदार मर जाता था तो उसकी संपत्ति, उसका ओहदा उसके पुत्र को नहीं दिया जाता था, बल्कि साथ साथ उसकी जो संपत्ति थी उसको भी जब्त कर लिया जाता था। इसीलिए विद्वान सर थॉमस रो कहते हैं कि मनसबदारों के मरने के बाद उनकी संपत्ति राजा के पास ऐसे चली जाती थी जैसे नदियाँ समुद्र के पास चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर बर्नियर कहते हैं कि जो सम्राट था वो मनसबदारों की विधवाओं को कुछ संपत्ति दे देता था ताकि वो अपना पोषण कर सके। जब्ती कानून से सम्राट को बहुत सा धन प्राप्त होता था। इस कानून का मनसबदारों के चरित्र पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। उन्हें इस बात का भली भांति ज्ञान था कि जो भी धन वे निर्दोष व्यक्तियों को तंग करके प्राप्त करेंगे वह उनकी संतान को नहीं मिलेगा और उसका जीवन सुखमय नहीं हो पाएगा। इस कारण वे घूसखोरी और अन्य अनाधिकार की चेष्टा से दूर रहने का प्रयत्न करते थे। इस कानून के कारण मनसबदार बड़े फिजूल खर्च करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि कभी कभी मनसबदार की मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं बचता था। जब मनसबदारों की संपत्ति की गिनती की जाती तो पुराने जूतों से भरे बक्सों के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। इस बात से मनसबदारों की मनोवृत्ति का थोड़ा सा ज्ञान होता है। तो दोस्तों, इस जब्ती कानून का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मनसबदार जानते थे कि यदि वो मर जाएंगे तो उसके बाद जो उनकी संपत्ति है वो उनके घर वालों और उनको पुत्रों को नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने कोई भी घूसखोरी नहीं की और ना ही कुछ ऐसा अनैतिक कार्य किया जिससे कि उनको अधिक धन प्राप्त हो सके।
लेकिन इस कानून के जरिए मनसबदारों ने फिजूल खर्च को बढ़ावा दिया। इसीलिए कहीं कहीं ऐसे प्रमाण मिले हैं जहाँ पर मनसबदार के मरने के बाद उसके फटे पुराने जूतों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। और इस उदाहरण से जो है पता चलता है कि मनसबदारों की उस समय मनोवृत्ति क्या थी। जादूनाथ सरकार के अनुसार इस जब्ती कानून से मुगलों का सरदार वर्ग एक स्वार्थी लोगों का दल बन गया, जो प्रत्येक उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में विजयी पक्ष का समर्थन करता था अथवा विदेशी आक्रमणकारियों का साथ देता था, क्योंकि वे सब जानते थे कि उनकी जागीर अथवा व्यक्तिगत संपत्ति पर नियमित रूप से उनका अधिकार नहीं है तथा वह केवल सत्ताधारी सम्राट की इच्छा पर निर्भर है। तो दोस्तों, विद्वान जादूनाथ सरकार कहते हैं कि इस जब्ती कानून के चलते जितने भी सरदार वर्ग थे, जो मनसबदार थे, वो बिल्कुल स्वार्थी हो गए थे और वो लोग जो आक्रमणकारी थे उनको सहायता प्रदान करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके मरने के बाद उनकी जागीर और उनकी व्यक्तिगत जो संपत्ति है उस पर सम्राट का कब्जा हो जाएगा। अकबर के काल में मनसबदारी प्रणाली बड़ी कुशलता से प्रचलित रही। इस प्रथा को अधिकाधिक कार्यकुशल बनाने के पूर्ण प्रयत्न किए गए। मनसबदारों की संख्या कम थी, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई तो उनकी नियुक्ति के समय अधिक ध्यान नहीं दिया जाने लगा। मनसबदारों ने अकबर के राजनीतिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ उसे सुचारू रूप से चलाने में भी मदद की। जहांगीर के शासनकाल में भी बहुत बड़ी संख्या में मनसबदार बनाए गए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।